हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 11 फिजिक्स का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड, उसको डिस्कशन करेंगे। ठीक है। सो देखिए, ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है ये हमारे कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है, लाइक जैसे नीट एग्ज़ाम हो गए, जेई एग्ज़ाम हो गए, और साथ में ये हमारे बोर्ड एग्ज़ाम में भी इससे अच्छे क्वेश्चंस, मतलब ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस, एक अच्छा वेटेज बोर्ड एग्ज़ाम में भी इसका रहता है। तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले हम लोग पहले ये देखते हैं कि ये फ्लूइड क्या होता है। क्लियर है? जैसे आप लोग आसपास में जितने भी हम सराउंडिंग में आए दिन कहीं ना कहीं एक फ्लूइड के साथ हमारा इंटरेक्शन होते रहता है, तो हमें एक बेसिक डेफिनेशन क्या होना चाहिए फ्लूइड का वो पता होना चाहिए। तो चलिए हम लोग अपना आज के क्लास फ्लूइड के डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। सो अगर हम फ्लूइड के बारे में डिस्कस करें तो फ्लूइड का अगर हम बात करें डेफिनेशन में, तो सबसे पहले बात आती है कि कोई भी सब्सटेंस जिसके पास ऐसी कैपेसिटी होती है कि वो फ्लो कर सकता है। क्लियर है? तो पहला फ्लूइड का डेफिनेशन हमारा क्या हो जाएगा कि अ सब्सटेंस विच कैन फ्लो। अब आप ये बोलेंगे कि सर ये फ्लो क्यों करता है? तो देखिए, सबसे बड़ी बात ये होती है कि जैसे आप लोग लोअर क्लासेस में पढ़े होंगे कि किसी भी मैटर का अगर हम फिजिकल क्लासिफिकेशन करें तो वो होता है सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो एक्चुअली जो लिक्विड और गैस होता है इनको ही हम फ्लूइड बोलते हैं, और सॉलिड एक अपना एक अलग डेफिनेशन में आता है। तो अगर आप डिस्कस करोगे तो जो सॉलिड होते हैं, तो सॉलिड में जो पार्टिकल होते हैं वो बहुत पास होते हैं, या ये बोल सकते हैं कि उनके बीच का जो इंटरमोलिकुलर जो बॉन्ड होता है वो ज़्यादा होता है रिलेटिवली लिक्विड एंड गैस से। तो उससे होता क्या है कि ये जो लिक्विड और गैस होती हैं, तो ये क्या होती हैं कि जब हम इनके ऊपर में एक शियर फोर्स लगाते हैं तो ये अपने जो फ्लो वाली टेंडेंसी को, या ये बोल सकते हैं कि डिफॉर्मेशन को रजिस्ट नहीं कर पाते हैं, और अगर वो रजिस्ट नहीं कर पाते हैं तो ये कंटिन्यूअसली डिफॉर्म होते जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे सपोज करो यहाँ पे लिक्विड के इस तरीके का लेयर रखे हुए हैं। क्लियर है? यहाँ पे लिक्विड के अलग अलग लेयर रखे हुए हैं। अब क्या करेंगे कि जैसे ही एक बार अगर हम यहाँ पे फोर्स अप्लाई कर देंगे, मान लेते हैं शियर फोर्स अप्लाई कर देंगे, तो ये फ्लूइड के जो टॉप वाले पार्टिकल हैं ये डिस्प्लेस होंगे, उससे कनेक्टेड ये वाले पार्टिकल रहेंगे, उससे कनेक्टेड ये वाले पार्टिकल रहेंगे। तो ये कंटिन्यूअसली क्या हो गया हमारा, इस तरीके से ये डिफॉर्म होते जाएंगे। और सॉलिड में आप लोग एक प्रॉपर्टी पढ़े होंगे कि जब हम किसी सॉलिड के ऊपर में अगर हम शियर फोर्स लगाते हैं तो उसके मॉलिक्यूल्स की अपनी खुद की एक प्रॉपर्टी होती है कि अप टू वन सम लिमिट तक वो क्या कर सकते हैं, फोर्स को रेजिस्ट करते हैं, और जैसे ही हम फोर्स को रिमूव करते हैं तो वापस वो अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाते हैं। उस प्रॉपर्टी को हम लोग सॉलिड में बोलते हैं इलास्टिसिटी। लेकिन फ्लूइड में देखने को ये मिलता है कि एक बार अगर आप डिफॉर्म कर देंगे तो ये परमानेंटली डिफॉर्म होते जाएगा, मतलब ये कंटिन्यूअसली यहाँ इस तरीके से डिफॉर्म होते जाएगा। और इसी टेंडेंसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जो कंटिन्यूअसली फ्लो हो रहा है या एक तरीके से कंटिन्यूअसली डिफॉर्म हो रहा है, इसी फिनोमिना को हम लोग बोलते हैं फ्लो। तो इसका मतलब अगर हम डेफिनेशन में आए फिर से, तो फ्लूइड क्या हो गया, फ्लूइड वो सब्सटेंस हो गया जिसको अगर हम एक बार फोर्स लगा दें, शियर फोर्स लगा दें, तो वो कंटिन्यूअसली क्या हो जाएगा, हमारा डिफॉर्म होते जाएगा। और ये जो डिफॉर्म हो रहा है, इसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं कि फ्लूइड फ्लो बोलते हैं। समझ में आया? तो देखिए, पहला डेफिनेशन हमारा फ्लूइड का क्या हो गया कि अ सब्सटेंस विच कैन फ्लो। अब अगर ये फ्लो हो रहा है तो ऑब्वियसली क्या हो रहा है, कंटिन्यूअसली इसके में डिफॉर्मेशन हो रहा है। तो इसका मतलब हम ये लिख सकते हैं कि दूसरा, अगर इसका पॉइंट में, अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट में अगर हम इसमें लिखें तो हम ये बोल सकते हैं कि ये कभी भी जो फ्लूइड होता है वो कभी भी जो हमारा जो शियर स्ट्रेस है उसको क्या कर सकता है, रजिस्ट नहीं कर सकता है। तो दूसरा क्या हो गया कि ऑफ सब्सटेंस विच कैन फ्लो एंड इट डज नॉट withstand shear stress। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे अभी हम लोग जो डायग्राम बनाए थे, सपोज करो ये फ्लूइड के अलग अलग मॉलिक्यूल्स रखे हुए हैं,
मान लीजिए ये कंटेनर में इस तरीके से रखे हुए हैं और यहाँ पे हमारे मान लीजिए कि सॉलिड के मॉलिक्यूल्स रखे हुए हैं। क्लियर है? ऑब्वियसली बहुत पास पास रहते हैं, इसलिए मैं इनको एक लाइन से शो कर रहा हूँ। और फ्लूइड के पार्टिकल कंपैरेटिवली दूर दूर रहते हैं तो उनको हम लोग लाइन से शो नहीं कर रहे हैं। क्लियर है? तो जब हम इसमें शियर स्ट्रेस लगाते हैं, देखिए दोनों में कंपैरिजन अगर आप देखेंगे तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर हम इसमें शियर स्ट्रेस लगाएंगे तो ऑब्वियसली पार्टिकल क्या होते हैं, सम एंगल पे डिफॉर्म होते हैं और अप टू इलास्टिक लिमिट जैसे ही मैं इस लोड को रिमूव करूंगा तो वापस वो ओरिजिनल स्टेप में या ओरिजिनल शेप में आ जाते हैं। ये किसके केस में होता है? ये सॉलिड के केस में होता है। जबकि फ्लूइड में क्या होता है कि एक बार अगर स्मॉल अमाउंट से ही भी अगर आप इसको डिस्प्लेस कर देंगे तो वो कंटिन्यूअसली डिफॉर्म होते जा रहा है। तो इसकी फिनोमिना को हम बोल रहे थे फ्लो। तो इसका मतलब इसकी एक और क्या प्रॉपर्टी हो गई कि ये जो है हमारा शियर स्ट्रेस को विथस्टैंड नहीं कर पाता है, जबकि यही सॉलिड जो होता है अप टू इलास्टिक लिमिट इस शियर स्ट्रेस को क्या कर सकता है, एक तरीके से रजिस्ट कर जाता है। और जैसे ही उस लोड को हम लोग रिमूव करते हैं तो वापस उसके मॉलिक्यूल्स जो हैं वो वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाते हैं। क्लियर है? तो ये एक आपको डेफिनेशन समझ में आया होगा कि फ्लूइड होता क्या है। तो फ्लूइड वो एक सब्सटेंस होता है जिसको अगर हम एक बार उसमें शियर स्ट्रेस अप्लाई कर देंगे तो वो कंटिन्यूअसली डिफॉर्म होते जाता है। और ये जो कंटिन्यूअसली डिफॉर्म होने की फिनोमिना है, इसी को हम क्या बोलते हैं कि वो पर्टिकुलर सब्सटेंस फ्लो कर रहा है। क्लियर है यहाँ तक? तो ये हो गया हमारा फ्लूइड का डेफिनेशन। अब अगर हम लोग बात करें कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है हमारी फ्लूइड का, तो उसको हम लोग देखते हैं। तो अगर हम बात करें कि क्या क्या हमारी कैरेक्टरिस्टिक होती है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फ्लूइड, ठीक है। तो देखिए सबसे बड़ी कैरेक्टरिस्टिक ये होगी, आप लोग ये देखे भी होंगे कि फ्लूइड को जिस भी पर्टिकुलर आप अगर कंटेनर में डालेंगे तो वो उसी का शेप ले लेता है। जैसे लिक्विड को अगर आप रेक्टेंगुलर पॉट में डालेंगे तो वह रेक्टेंगुलर शेप ले लेगा, अगर उसको आप सिलेंड्रिकल में डालेंगे तो वो सिलेंड्रिकल शेप ले लेगा। तो मतलब कि क्या बोल सकते हैं कि इसका अपना खुद का कोई शेप नहीं होता है। तो हम लिख सकते हैं कि जो फ्लूइड होता है, फ्लूइड have indefinite शेप, मतलब इसका अपना खुद का कोई शेप नहीं होता है। और ऐसा क्यों होता है, इसका रीजन भी है क्योंकि ये शियर स्ट्रेस को विथस्टैंड नहीं कर पाता है। इसके ऊपर में अगर आप स्लाइटली भी शियर स्ट्रेस अप्लाई करोगे तो ये कंटिन्यूअसली फ्लो होते जाएगा, डिफॉर्म होते जाएगा, इसलिए इनका अपना खुद का कोई डेफिनिट शेप नहीं होता है। दूसरा हम ये बोल सकते हैं कि फ्लूइड में जो मॉलिक्यूल्स रहते हैं वो कंपैरेटिवली दूर दूर होते हैं एज कंपेयर टू सॉलिड। तो दूसरी इसकी प्रॉपर्टी हो जाएगी कि इन फ्लूइड एटम और मॉलिक्यूल्स आर प्लेस relatively at a far distance as compared to solid बोल सकते हैं। इसीलिए इसकी डेंसिटी भी क्या हो जाती है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स दूर दूर प्रेजेंट हैं तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि इनकी डेंसिटी भी क्या हो जाती है फ्लूइड की एज कंपेयर टू सॉलिड कम होती है। ठीक है यहाँ तक? तो ये दो पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तीसरा पॉइंट हम ये बोल सकते हैं जो डेफिनेशन में हमने लिखा हुआ है कि ये शियर स्ट्रेस अगर इनके ऊपर हम अप्लाई करेंगे तो वो उस शियर स्ट्रेस को विथस्टैंड नहीं कर पाते हैं। तो तीसरा हम ये बोल सकते हैं कि इट डज not withstand shear stress। क्लियर है? और सबसे इम्पॉर्टेंट जो कि हमारे आने वाले क्लास में ये एक बेस बनने वाला है, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये है कि जो हमारी फ्लूइड होती है वो हमेशा एक सरफेस के ऊपर, जिस भी कंटेनर में हम लोग रखे रहेंगे उस सरफेस के ऊपर एक थ्रस्ट अप्लाई करती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इट अप्लाई थ्रस्ट on the
कंटेनर, जिस भी कंटेनर में हम अगर फ्लूइड को रखते हैं तो वो क्या करता है, एक थ्रस्ट अप्लाई करता है। तब हमारे लिए इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये हो जाता है कि ये थ्रस्ट क्या होता है, ये अभी हम लोग देखेंगे। लेकिन सबसे पहले इसको रफ करने के पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि फ्लूइड क्या होता है। तो फ्लूइड क्या बोल सकते हैं कि वो एक सब्सटेंस होता है जिसके पास फ्लो होने की टेंडेंसी होती है। अब आप बोलेंगे कि सर ये फ्लो क्या होता है, तो फ्लो ये बोल सकते हैं कि जब हम किसी भी सब्सटेंस को स्लाइटली अगर उसमें मान लीजिए कि शियर स्ट्रेस प्रोवाइड कर रहे हैं और अगर वो कंटिन्यूअसली डिफॉर्म हो रहा है तो इस फिनोमिना को बोला जाता है फ्लो। तो हम लोग को हमने डायग्राम में भी देखा था कि अगर हम मॉलिक्यूल्स के पार्टिकल को स्लाइटली भी अगर हम फोर्स अप्लाइड करेंगे तो वो कंटिन्यूअसली डिफॉर्म होते जाता है, मतलब वो एक तरीके से बोल सकते हैं कि वो फ्लो होते जा रहा है। दूसरी चीज़ ये बोल सकते हैं कि ये कंटिन्यूअसली फ्लो क्यों हो रहा है, क्योंकि जो हमारे सॉलिड होते हैं अगर हम उनके ऊपर टेंसाइल स्ट्रेस अप्लाई करें तो वो जो है वो सम लिमिट तक हमारे स्ट्रेस को रजिस्ट कर पाते हैं, लेकिन फ्लूइड के पास टेंडेंसी नहीं होती है उस शियर स्ट्रेस को रजिस्ट करने की। इसीलिए बोल सकते हैं कि वो कंटिन्यूअसली फ्लो होते हैं और उनका खुद का कोई डेफिनिट शेप भी नहीं होता है। प्लस सॉलिड के कंपेयर में जो फ्लूइड के पार्टिकल होते हैं वो कंपैरेटिवली दूर दूर प्रेजेंट रहते हैं। इसके अलावा शियर स्ट्रेस को विथस्टैंड नहीं कर पाता है और जिस भी कंटेनर में हम सॉलिड फ्लूइड को प्लेस करते हैं तो वो हमेशा उस पर्टिकुलर सरफेस के ऊपर में एक थ्रस्ट अप्लाई करता है। क्लियर है? तो होप आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, ये फ्लूइड और उसकी कैरेक्टरिस्टिक समझ में आ गई होगी। अब हम लोग नेक्स्ट डिस्कशन करते हैं कि ये थ्रस्ट क्या होता है। ठीक है, थ्रस्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए, थ्रस्ट को हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि अगर मान लेते हैं कि अगर ये लिक्विड है और ये लिक्विड मान लेते हैं ये लिक्विड है और इसको हम किसी कंटेनर में प्लेस्ड किए हुए हैं। क्लियर है? तो ये जो लिक्विड रहता है, लिक्विड के एक एक पार्टिकल जो होते हैं इस पर्टिकुलर सरफेस में हमेशा एक नॉर्मल एक फोर्स लगाएंगे और इसी फोर्स को, ये जो नॉर्मल फोर्स है इसी को हम लोग बेसिकली थ्रस्ट बोलते हैं। तो थ्रस्ट क्या हो गया कि नॉर्मल फोर्स अप्लाइड बाय द फ्लूइड ऑन द container known as thrust। मतलब अगर ये एक कंटेनर है, कंटेनर के अंदर फ्लूइड है तो इस फ्लूइड के अलग अलग पार्टिकल जो कंटेनर के ऊपर में नॉर्मल जो फोर्स लगाते हैं, ऑब्वियसली यहाँ भी इसके नॉर्मल में इस तरीके से फोर्स लगेगा, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं कि ये पर्टिकुलर लिक्विड जो है वो थ्रस्ट प्रोवाइड कर रहा है या थ्रस्ट एक फोर्स लगा रहा है। क्लियर है? तो थ्रस्ट समझ में आया कि अगर कोई भी जो नॉर्मल फोर्स किसी सरफेस पर लग रहा है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, थ्रस्ट बोलते हैं। अब यहीं से एक नया कंसेप्ट आता है, प्रेशर। क्लियर है? तो अब हम लोग डिफाइन करते हैं कि ये थ्रस्ट से ही एक नया कंसेप्ट आया है, प्रेशर। तो प्रेशर क्या होता है? देखिए, प्रेशर क्या होता है, तो अगर हम प्रेशर को डिफाइन करें तो नॉर्मल लैंग्वेज में अगर हम आप देखे होंगे तो P इक्वल होता है फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। लेकिन अगर देखा जाए तो ये एक कंप्लीट डेफिनेशन है। कैसे एक इनकम्प्लीट डेफिनेशन है? क्योंकि एक्चुअली ये जो फोर्स होता है ये एक नॉर्मल फोर्स होता है। नॉर्मल फोर्स मतलब क्या कि जिस भी पर्टिकुलर सरफेस पे अगर हम फोर्स कैलकुलेट कर रहे हैं तो उस पर्टिकुलर सरफेस में जो नॉर्मल फोर्स लगेगा उस फोर्स के उस कंपोनेंट को लिया जाता है, यानी कि नॉर्मल डायरेक्शन में जो फोर्स रहता है उसको लिया जाता है, तब जाके हमें क्या मिलता है, प्रेशर मिलता है। तो इसका मतलब ये बोल सकते हैं कि किसी भी सरफेस में अगर फोर्स नॉर्मल लग रहा है तो अल्टीमेटली इसी सरफेस में नॉर्मल फोर्स प्रोवाइड होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, थ्रस्ट बोलते हैं। तो मतलब हम फोर्स को डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज़ बेसिकली अ थ्रस्ट फोर्स डिवाइडेड बाई एरिया,
बोल सकते हैं। देखो इसको और ऐसे से समझने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं कि ये एक सरफेस है हमारा जिसका एरिया ए है और इसके ऊपर में एक फोर्स अप्लाई हो रहा है, मान लेते हैं कि एफ, जो कि एक थीटा एंगल के इंक्लिनेशन पे है। क्लियर है? तो जब अगर हम आप इसको रिजॉल्व करेंगे तो इसके दो कंपोनेंट आएंगे। एक कंपोनेंट तो हमारा आ जाएगा ये वाला एफ साइन थीटा आ जाएगा और एक ये वाला कंपोनेंट आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा एफ कॉस थीटा। तो अगर हम ये कैलकुलेट करने की कोशिश करें कि व्हाट इज द प्रेशर ऑन दिस सरफेस ड्यू टू दिस फोर्स, तो इसको हम ये लिख सकते हैं कि प्रेशर इस दिस सरफेस पे जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, एफ साइन थीटा डिवाइडेड बाई ए। अब एफ साइन थीटा डिवाइडेड बाई ए क्यों लिए? क्योंकि प्रेशर को हमेशा डिफाइन क्या किया जाता है कि उस पर्टिकुलर सरफेस में जो नॉर्मल फोर्स लगता है उस कंपोनेंट को ले जाता है। यहाँ पे देखिए जो फोर्स होता है, प्रेशर होता है, वो क्या होता है, किसी भी सरफेस पे नॉर्मल जो फोर्स लगता है डिवाइडेड बाई सरफेस एरिया। तो मतलब इस पर्टिकुलर फोर्स का नॉर्मल कंपोनेंट क्या है, एफ साइन थीटा। तो यानी हमारा जो प्रेशर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एफ साइन थीटा डिवाइडेड बाई एरिया। क्लियर है यहाँ तक? तो ये हो गया हमारा प्रेशर का। तो देखिए हमेशा लिखा जाता है कि प्रेशर इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाई एरिया, तो वो एक इनकम्प्लीट डेफिनेशन है। कंप्लीट डेफिनेशन क्या हो जाएगा कि इट इज अ रेशियो ऑफ नॉर्मल फोर्स डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया। तो इसलिए हम लोग प्रेशर को इस तरीके से ना डिफाइन करके इस तरीके से डिफाइन करेंगे। क्लियर है? तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब अगर हम लोग इसको बात करें कि प्रेशर का यूनिट क्या होता है, तो अगर हम इसका एसआई यूनिट का बात करें, अगर हम यूनिट में बात करें तो यूनिट में भी अगर हम एसआई यूनिट का बात करें तो प्रेशर का देखिए तो फोर्स का एसआई यूनिट क्या होता है, न्यूटन, और एरिया का क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। तो मतलब प्रेशर का एसआई यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या इसी को बोला जाता है पास्कल बोला जाता है। तो ये हमारा किस में होगा, एसआई में हो गया। अगर हम सीजीएस में बात करें तो सीजीएस में प्रेशर का जो यूनिट होता है, तो क्योंकि सीजीएस में फोर्स का यूनिट होता है डाइन और एरिया का हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, तो वहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, डाइन सेंटीमीटर पावर -2। क्लियर है? तो इसको नोट डाउन कर लीजिए कि दिस इज द यूनिट ऑफ प्रेशर। तो प्रेशर क्या होता है, प्रेशर इज अ थ्रस्ट फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, और उसका एसआई यूनिट हो जाता है पास्कल और सीजीएस यूनिट हो जाता है डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है यहाँ तक? ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो यहाँ होप आपको प्रेशर समझ में आ गया होगा।